क्या आपने कभी सोचा है कि चालाकी और ईमानदारी की लड़ाई में कौन जीतता है? क्या मेहनत और सच्चाई से किसी चालाक इंसान को हराया जा सकता है? अगर आपके पास ताकत नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन समझदारी है, तो क्या आप किसी ताकतवर को मात दे सकते हैं? यह कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं है, बल्कि उस दिमाग की है जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से उस आदमी को हराया जो खुद को सबसे चालाक समझता था। गांव में चतुरचंद नाम का एक चालाक और लालची बनिया रहता था। वो किसानों और मजदूरों को बड़े ही मीठे शब्दों में कर्ज देता था। उसकी बातें सुनकर लोग उसे अपना हितैषी समझ बैठते, मगर असलियत कुछ और ही थी। जब किसान और मजदूर कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते, जो अक्सर होता ही था, तो चतुरचंद अपनी चालाकी से उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता। वो उन्हीं किसानों को उनकी ही जमीन शर्तों के साथ ठेके पर देता था। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर काम करते और फसल का बड़ा हिस्सा चतुरचंद के गोदाम में चला जाता। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने को मजबूर हो जाते। मेहनत तो उनकी होती, मगर फसल का बड़ा हिस्सा चतुरचंद के गोदाम में चला जाता। जब किसान ब्याज समेत कर्ज नहीं चुका पाते, तो आखिर में चतुरचंद उनकी जमीन अपने नाम करवा लेता। किसानों के पास सिर्फ भूख और बेबसी रह जाती। गांव के किनारे एक मिट्टी की झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे वो अपनी मेहनत और पसीने से सींचता था। रामू के घर में 2 बेटियां थीं, सुहानी और उसकी बड़ी बहन, जिनकी खुशियों के लिए वो हर मुश्किल सहने को तैयार था। गरीबी के बावजूद उसके दिल में अपने परिवार के बेहतर भविष्य का सपना हमेशा जिंदा रहता था। वो चाहता था कि उसकी बेटियां उसके जैसे जीवन न जिएं, इसलिए उसने बड़ी मुश्किलों से उनकी पढ़ाई भी पूरी करवाई, ताकि एक दिन वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और इस गरीबी के चक्र से बाहर निकल पाए। उसकी बड़ी बेटी की शादी का वक्त आया तो रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शादी धूमधाम से कर सके। मजबूर होकर वो चतुरचंद बनिए के दरवाजे पर पहुंचा। बनिया ने मुस्कान के पीछे अपना लालच छिपाकर उसे कर्ज दे दिया। रामू खुश था कि बेटी की शादी अच्छे से हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कर्ज उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। अगले साल जब रामू ने अपनी फसल उगाई, तो बारिश ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। रामू के पास कर्ज चुकाने का एक भी पैसा नहीं था। उधर चतुरचंद ने कर्ज पर भारी ब्याज जोड़कर रकम और बढ़ा दी। बेबस रामू हर दिन उसके दरवाजे पर विनती करता, मगर बनिए की चालाकी वहीं से शुरू हुई। चतुरचंद ने चालाकी से रामू की जमीन पर कब्जा कर लिया और फिर शर्तों के साथ ठेके पर उसे ही दे दी। उसने कहा, तुम्हें इस जमीन पर काम करना होगा और 1 साल बाद जो भी फसल होगी, उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा मेरा। मजबूरी में रामू ने सिर झुका लिया और शर्तें मंजूर कर ली। अब अपने ही खेत में वह मालिक नहीं, मजदूर बन चुका था, लेकिन परिवार की खातिर उसने यह बोझ भी सहने का फैसला किया। अगले दिन रामू अपने ही खेत में काम करने पहुंचा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, चलो, चतुरचंद से जमीन तो मिल गई, अब मेहनत करनी होगी, तभी कुछ बच पाएगा। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। रामू दिन रात मेहनत करता रहा। महीनों बाद फसल लहलहाने लगी तो उसकी आंखों में उम्मीद झलकने लगी। फसल अच्छी हुई है, आधा हिस्सा सेठ ले जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ तो आएगा, उसने सोचा और कटाई शुरू कर दी। यह खबर सुनकर चतुरचंद खेत पर आ पहुंचा। अरे रामू, इस बार तो फसल शानदार लग रही है। रामू ने जवाब दिया, हाँ सेठ जी, बहुत मेहनत की थी, अब कटाई कर रहा हूं। चतुरचंद ने कहा, रामू, शर्त के मुताबिक आधी फसल मेरी है, जल्दी से निकालो, मुझे और भी काम है। रामू ने भारी मन से आधी से ज्यादा फसल सेठ को सौंप दी। चतुरचंद बढ़िया अनाज लेकर चला गया, जबकि बची खुची खराब फसल रामू के हिस्से में आई। उसने मायूसी से अपने खेत को देखा और मन में एक ही सवाल उठा, भगवान, मैं कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? कब अपनी जमीन इस सेठ से छुड़ा पाऊंगा? दुखी मन से रामू घर लौटता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है, मन ही मन सोचता कि आखिर अपनी जमीन कैसे वापस पाएगा। रामू को परेशान देख उसकी छोटी बेटी सुहानी पास आकर पूछती है, पिताजी,
आप इतने चिंतित क्यों हैं? रामू ने भारी स्वर में जवाब दिया, बेटी, सेठ चतुरचंद हमारी मेहनत की अच्छी फसल ले गया और हमारे हिस्से में बस बेकार अनाज छोड़ दिया। इस तरह हम कभी उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे और एक दिन वो हमारी जमीन पूरी तरह छीन लेगा। सुहानी ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, सेठ चतुरचंद को सबक सिखाना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही गरीबों का शोषण करता रहेगा। वह पढ़ी लिखी थी और हालात को समझती थी। उसने अपने पिता की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, चिंता मत करिए, हम अपनी जमीन वापस लेंगे, लेकिन हमें उसकी चालों के खिलाफ चाल चलनी होगी। अगली फसल पर उसका ही नियम हमारे पक्ष में इस्तेमाल होगा। रामू की बेटी सुहानी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, इस बार आपको पहले सेठ चतुरचंद के पास जाकर अगली फसल के लिए शर्तें जान लेनी चाहिए। रामू सेठ के पास गया और अगली फसल के लिए उसकी शर्तें पूछी। चतुरचंद ने कुछ सोचते हुए मुस्कुराया। उसे यकीन था कि रामू हर साल धान की ही फसल उगाता है, इसलिए इस बार उसने चालाकी से शर्त बदल दी। इस बार जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मेरा और आधा तुम्हारा होगा, चतुरचंद बोला, लेकिन याद रखना, ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का तुम्हारा। रामू ने गंभीरता से सेठ की शर्त सुनी और सिर हिलाकर शर्तें मंजूर कर ली। रामू घर आकर अपनी बेटी सुहानी को सेठ चतुरचंद की शर्तें बताता है। शर्तें सुनकर उसकी बेटी सुहानी पिताजी को आलू की फसल लगाने की सलाह देती है। इस बार रामू ने धान की जगह आलू की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई और आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई। अब रामू खेत से आलू निकालने लगा। जब यह खबर सेठ चतुरचंद को मिली तो वह तुरंत खेत पर पहुंच गया। अरे रामू, शर्त याद है ना, आधा मेरा और आधा तुम्हारा, चतुरचंद ने अहंकार से कहा। रामू मुस्कुराया, हाँ सेठ जी, सब याद है, आधा आपका और आधा मेरा, और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे का मेरा, तो लीजिए, ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। सेठ चतुरचंद ने जब देखा कि ऊपर तो सिर्फ मिट्टी और पौधों के सूखे तने थे, जबकि आलू तो जमीन के नीचे थे, तो उसका चेहरा उतर गया। सेठ चतुरचंद ने गुस्से में कहा, इस बार तुमने आलू लगाया है? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सेठ जी, इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहा था, तो सोचा इस बार आलू की फसल लगा लूं। सेठ चतुरचंद चकित होकर बोला, अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो? रामू ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, ये तो आपकी ही शर्त थी। आपने ही कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे का मेरा। अब आप अपनी शर्त मानने से पीछे हट रहे हैं। सेठ चतुरचंद बौखला गया, मगर अब कुछ कर नहीं सकता था। रामू ने चालाकी से लालची सेठ को करारा जवाब दिया और सारे आलू अपने घर ले आया, जबकि घास फूस सेठ के हिस्से में छोड़ गया। सेठ चतुरचंद जी अपने घर पहुंचते ही गुस्से से बौखला गए। मन ही मन सोचने लगे, अभी तक किसी ने मेरी चालाकी पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की और ये रामू इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना गया। अरे वो रामू मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, बस अब उसे आने दो। इस बार तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा मुझसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। सेठ चतुरचंद जी बदले की आग में जलने लगे और कोई नई चाल चलने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद रामू दोबारा सेठ चतुरचंद जी के पास अगली फसल की शर्तें जानने के लिए गया। सेठ चतुरचंद जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है रामू, लेकिन इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोल, मेरी यह शर्त मंजूर है? रामू ने बिना झिझके कहा, मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। शर्त तय होते ही रामू घर लौट आया। रामू घर आकर अपनी बेटी सुहानी को सेठ चतुरचंद की शर्तें बताता है। शर्तें सुनकर उसकी बेटी सुहानी पिताजी को गेहूं की फसल लगाने की सलाह देती है। इस बार रामू गेहूं की फसल लगाता है और कुछ ही महीनों में उसका खेत सुनहरी बालियों से लहलहाने लगता है। उसने फसल को देख खुश होकर सोचा, वाह, इस बार तो गेहूं की फसल कमाल की हुई है। अब सेठ चतुरचंद जी आएंगे और उन्हें फिर सबक मिलेगा। कुछ दिन बाद सेठ चतुरचंद जी रामू के खेत पर पहुंचे। खेत में लहराती गेहूं की फसल देखकर उनका दिमाग चकरा गया। अरे यह क्या, इसने तो गेहूं बो दिया।
सेठ चतुरचंद चकित रह जाता है और सोचता है ये रामू इतना चालाक कैसे हो गया। रामू मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते सेठ जी, देखिए इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका। यह सुनते ही सेठ चतुरचंद जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रामू की बेटी सुहानी ने अपनी होशियारी से एक बार फिर सेठ को मात दे दी और सेठ चतुरचंद जी ठगा सा खड़ा रह गया। रामू ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई थी और पहली बार वह खुद को अपनी ही जमीन का असली मालिक महसूस कर रहा था। अपनी खुशी में उसने सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि गांव के जरूरतमंद लोगों का भी ख्याल रखा। उसने फसल का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया, जिससे गांव में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। कुछ दिन बाद रामू दोबारा सेठ चतुरचंद जी के पास अगली फसल की शर्तें जानने के लिए गया। चतुरचंद ने गुस्से में कहा, अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ रामू? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ चतुरचंद हूं। रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, खेल तो आप ही खेलते आए हैं, मैं तो बस आपकी शर्तों पर ही काम कर रहा हूं। सेठ चतुरचंद तिलमिला उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार यह गरीब किसान उसकी ही शर्तों पर उसे कैसे मात दे रहा है। वह रामू को घूरते हुए बोला, अब बहुत हुआ। इस बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि तुम किसी भी चालाकी से नहीं बच पाओगे। इस बार सेठ चतुरचंद ने चालाकी से कहा, रामू, इस बार फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा रहेगा। अब बोल, मंजूर है? रामू मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। सेठ चतुरचंद अपनी जीत पर खुश था। उसे लगा इस बार रामू कोई चालाकी नहीं कर पाएगा। उधर रामू भी बिना कोई बहस किए घर चला गया। रामू घर आकर अपनी बेटी सुहानी को सेठ चतुरचंद की शर्तें बताता है। शर्तें सुनकर उसकी बेटी सुहानी पिताजी को गन्ने की फसल लगाने की सलाह देती है। रामू फसल की तैयारी में लग जाता है। दिन रात मेहनत करके वह खेतों की देखभाल करता है, पानी देता है और समय पर खाद डालता है। कुछ महीनों बाद खेत में हरे भरे लंबे गन्ने लहलहाने लगते हैं। जब सेठ चतुरचंद खेत पर पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है। रामू मुस्कुराते हुए कहता है, सेठ जी, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका है और बीच का हिस्सा मेरा। अब आप जड़ और पत्ते ले सकते हैं और मैं गन्ने का मीठा हिस्सा रख लेता हूं। सेठ चतुरचंद अपना सिर पकड़ लेता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। रामू की बेटी सुहानी ने बड़ी चतुराई से सेठ चतुरचंद को मात दे दी। रामू ने अपनी गन्ने की फसल अच्छे दामों में बेच दी और उससे मिलने वाले पैसों से सेठ चतुरचंद का पूरा कर्ज चुका दिया। जब रामू ने सेठ को पूरा हिसाब चुकता करने की रसीद मांगी तो उसके पास कोई बहाना नहीं बचा। मजबूर होकर सेठ चतुरचंद ने रामू की जमीन उसे वापस कर दी। रामू की बेटी सुहानी की समझदारी और हिम्मत से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरे गांव को सेठ की चालाकी से छुटकारा मिल गया। अब कोई भी गरीब किसान सेठ के जाल में फंसने से पहले 2 बार सोचता। रामू की मेहनत और उसकी बेटी की बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और समझदारी से कोई भी कठिनाई जीती जा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी, धैर्य और सूझबूझ से किसी भी चालाक और लालची व्यक्ति को हराया जा सकता है। कठिनाइयों के सामने घुटने टेकने के बजाय बुद्धि और मेहनत से अपने हक की रक्षा करनी चाहिए।